नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। शुरुआत बाजार की बात से करेंगे, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा बाजार पर मुनाफा वसूली हावी रही और गिरावट देखने को मिली। कौन से स्टॉक्स और सेक्टर पर सबसे ज़्यादा दबाव रहा और कहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, मेरी सहयोगी पूरा अपडेट लेकर मौजूद है। मानसी दवे हमारे साथ हैं। मानसी, बताइए कहाँ सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला बाजार में आज? तो यहाँ पर देखिए वीकली एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी बाजार में बिल्कुल दिखी। पूरे दिन बाजार एक रेंज में काम करता रहा और कमजोरी जो है हावी होती हुई पूरे दिन हमने देखी। इस कमजोरी में सबसे ज़्यादा अगर देखें तो 50% कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी ट्विंस का रहा निफ्टी के फॉल के लिए, और वहीं रिलायंस का कंट्रीब्यूशन 80% रहा। ये स्टॉक्स जो कि अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे आज बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसका एक इम्पैक्ट था। कमजोरी के साथ ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए करीब 2-2.5% की बिकवाली, और इसी के चलते निफ्टी में सबसे ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप भी होता हुआ दिखा। इसके अलावा निफ्टी के और गेनर्स की बात करें, एक्सिस बैंक, डिविज लैब, HUL, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स इस सूची में शामिल रहे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच आज के सत्र में हमने मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखा। लूजिंग कैंडिडेट्स अदानी पोर्ट, टाइटन, HDFC पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स रहे, जहां पर बिकवाली का दबाव आज के सत्र में नजर आया। मिड कैप में आज के सत्र में हमने अच्छी तेजी जरूर देखी, जहां बाजार परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इंडेक्सेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वहां पर बाजार में मिड कैप में अच्छा एक्शन दिख रहा था। उसमें गेनिंग मोमेंटम डॉक्टर लाल पैथलैब, BEL, एलेंबिक फार्मा, LIC हाउसिंग फाइनेंस, CSE जैसे स्टॉक्स में नजर आया। तो दिन में मिड कैप ने परफॉर्म किया, लेकिन क्लोजिंग के वक्त मिड कैप स्पेस में भी बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला और मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान के साथ ही क्लोज होता हुआ दिखा। मिड कैप में लूजिंग कैंडिडेट्स एस्कॉर्ट, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, JSW एनर्जी जैसे स्टॉक्स रहे, जहां पर आप देख सकते हैं बिकवाली के साथ करीब 3 से लेकर 9% तक की कमजोरी भी आज के सत्र में देखी जा चुकी। मेजर गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, डिफेंस का दिन था आज। डिफेंस स्पेस से जो स्टॉक्स थे, BEL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो ऑफकोर्स हम देख रहे हैं काफी समय से अच्छी तेजी दिखाई रहा है। भारत डायनेमिक्स अच्छी तेजी के बीच डिफेंस स्पेस में कामकाज देखने को मिला। इसके ठीक पीछे हमने देखा फार्मास्यूटिकल इंडेक्स और रियल एस्टेट स्पेस में भी बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में लाल निशान के साथ बिकवाली देखी हमने। IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, मेटल, ये तमाम स्पेसेस लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RBI की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, उसके एक दिन पहले ठीक हमने जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, उसका प्रेशर देखा। क्लोजिंग जब हुई तमाम इंडेक्स में बिकवाली का दबाव रहा, लेकिन कल अब क्रेडिट पॉलिसी का बाजार पर कैसा इंपैक्ट पड़ता है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, तो दबाव बाजार पर देखने को मिला। इस बीच जिन एक्सपर्ट से हमारी बात हुई उनका क्या कहना है ये भी सुन लेते हैं। बाजार के दिग्गज संदीप सब्बरवाल ने कंज्यूमर से जुड़े शेयरों में निवेश से बचने की सलाह दी है। वहीं IT शेयरों के बारे में उन्होंने कहा कि तिमाही नतीजे बाजार में उनकी चाल को तय करेंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो बिल्कुल कंट्रोल था लॉकडाउन्स में, क्योंकि कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, वो सब भी खर्चे बढ़ने शुरू होंगे इन कंपनीज के लिए। और एक बार एम्प्लॉयज वापस काम पे आते हैं ऑफिस में, तो खर्चा ऑब्वियसली बढ़ता है। तो ये कुछ कंसर्न्स भी हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ग्रोथ आउटलुक ठीक है, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं मार्जिन को लेके। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ी अनसर्टेनिटी है। जो रिजल्ट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। CLSA के टेक्निकल एनालिस्ट लॉरेंस बिलांको के मुताबिक भारत में स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट का दौर दिख रहा है और सेंसेक्स 1 लाख के स्तर को छूने में भी कामयाब हो सकता है। I think if I look at the longer term charts for India, we're clearly still in a strong bull market phase. But every bull market does have a period of cyclical consolidation, and that's what we're going through currently. So I think both Nifty and Sensex still have some way to go in their trending phases. And yes, I do think ultimately the bull market in India does take the Sensex above that 100,000 mark. बिल्कुल, तो 1 लाख तक का टारगेट, लेकिन जाहिर तौर पर उसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। लेकिन कल क्या करना होगा ये बताने के लिए मेरे 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सिंह और देवांग शाह, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवांग, एक एक करके हम देख रहे हैं कि जो लेवल्स हैं अहम, वो टूटते जा रहे हैं। बाजार पिछले 2-3 सेशन से नीचे ही बंद हो रहा है। 17,640 के लेवल पर अब आकर खड़े हैं हम लोग। निफ्टी पर कैसे रीड करेंगे आप आज की एक्सपायरी को, और अब कल क्या मूड लगता है आपको?
ओवरऑल हम निफ्टी की बात करें तो हमने देखा हायर लेवल से वापस हमें करेक्शन देखने मिला है, बट ट्रेंड जो है अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें देखना है कि 17,650 17,600 के जो इंपॉर्टेंट जोन है वो अगर ब्रेक नहीं करता है मार्केट, वहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो हमें वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। सो नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, निफ्टी फ्यूचर के लिए 17,650 17,600 के सपोर्ट जोन है। हायर लेवल साइड 17,950 8,000 के जोन तक है, वो एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। ओके तो ये है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स। बाजार पिछले कुछ समय से एक छोटे हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्रॉडली जितने भी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी भारतीय बाजार एक बुल रन में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं। तो ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है। IDFC लिमिटेड ने बंधन कंसोर्शियम को अपना AMC कारोबार बेच दिया है। और डिटेल के साथ मेरे सहयोगी पंकज पोद्दार जुड़ रहे हैं। पंकज, आप ही ने सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर यह खबर ब्रेक की थी, अब जब ये खबर कंफर्म हो गई है, क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं आपके सामने? सो ये न्यूज़ कल रात को अनाउंसमेंट आ गया कि बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग, जो कि एक बंधन ग्रुप की प्राइवेट कंपनी है, और अलग कंसोरियम ने गो हेड दे दिया है IDFC AMC बिजनेस के लिए। मतलब उन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग की, उसमें उन्हें जीत गए और 4,500 करोड़ वो अब देंगे इस बिजनेस के लिए। बंधन ग्रुप के साथ क्रिस कैपिटल एज वेल एज GIC और एक और कैपिटल टैमलन कैपिटल इनके साथ है। तो ये तीनों कंपनियां मिलके ये खरीदने वाले हैं। अगर हम जाके देखें तो ये एक AMC बिजनेस है जिसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अराउंड 1.2 लाख करोड़ है। अबाउट 4% ऑफ द बिजनेस 4% ऑफ AUM पे ये डील वैल्यू हुई है। बट अगर हम देखें इनका इक्विटी एक्सपोजर कम है और फिक्स्ड इनकम एसेट्स ज़्यादा है, इसके लिए ये डील में थोड़ी सी वैल्यूएशन नॉर्मल मार्केट पे जो ट्रेड कर रहे हैं AMC कंपनीज उससे थोड़ी सी कम लगाई है। प्लस इनका मार्केट शेयर भी खाली 3% है। दे हैव नॉट बीन ग्रोइंग सो फास्ट, बट ये एक अच्छा एसेट है। ये एक एसेट है जिसमें 1.25 लाख करोड़ का AUM है। तो जो भी कंपनी को ये एंटर करना है ये पर्टिकुलरली स्मॉल नहीं होता है। ओवरऑल बंधन ग्रुप इसे आगे जाके लेगा। और IDFC के लिए भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उनके पास 2 बिजनेस है, एक IDFC AMC और एक IDFC फर्स्ट बैंक में स्टेक। तो अब उनके पास इससे 4,500 करोड़ आ जाएंगे और दूसरा ये एक और चीज़ उनके पास रह जाएगी। बिल्कुल, तो IDFC और बंधन ये दोनों ही फोकस में थे आज। रवि, आपको चर्चा में शामिल करूंगा। ये जो खबर आई है कि IDFC अपना म्यूचुअल फंड कारोबार बेच रहा है और बंधन एक कंसोर्शियम के साथ इसको ले रहा है, कैसे आपने रीड की इस खबर को, और IDFC के स्टॉक स्पेसिफिकली पर क्या इम्पैक्ट दिखता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर जो है वो आ चुका है और बहुत ज्यादा करेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। चूंकि 4% ही सिर्फ AMC बिजनेस का फर्क आता, तो अगर उस स्ट्रक्चर को समझते हैं तो मुझे लगता है कि वापस से 60 और 58 के रेट पे IDFC एक अट्रैक्शन लेवल पे वापस पहुंच जाएगा। तो उसके इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यहाँ पर चलेंगे। थोड़ा सा हिट जरूर मिला, लेकिन जो 4,500 करोड़ आएंगे उसका भी फायदा इन्वेस्टर को आगे मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक मिला जुला रुझान यहाँ पर रहेगा, लेकिन बंधन के लिए जरूर यहाँ पर पॉजिटिव है और उसके शेयर में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि AUM भले 1.25 करोड़ का है, लेकिन उनके एड ऑन के लिए काफी अच्छा है। तो फिलहाल अभी IDFC शेयर में बहुत ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोअर लेवल्स पे एक बार को बाइंग मोमेंटम फिर से आपको जनरेट होता हुआ नजर आएगा और मुझे लगता है 55 इसका एक बेस बनता हुआ जरूर नजर आ सकता है। तो IDFC में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बंधन के लिए शायद थोड़ा पॉजिटिव हो। लेकिन इस बीच एक ज़ोरदार तस्वीर आपको दिखाते हैं। अभी हाल ही में शाम को जो खबर आई है वो ये कि टाटा की जो मच अवेटेड ऐप थी टाटा न्यू, वो लॉन्च हो गई है। एक ही ऐप में जो है वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। सुपर ऐप का नाम इसको दिया जा रहा है। कई जो हैं अलग अलग ऐप्स जो अब तक आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप एयर एशिया के टिकट्स बुक कर सकते हैं, बिग बास्केट से ख़रीदारी कर सकते हैं, क्रोमा से ख़रीदारी कर सकते हैं, इंडियन होटल्स में रूम बुक कर सकते हैं, क्यूमिन में अपने लिए खाने के लिए सीट बुक कर सकते हैं, स्टारबक्स की कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो टाटा ब्रांड के अंडर आते हैं और अब इन सब की सुविधाएं अब तक अलग अलग ऐप्स में आपको मिल रही थी और अब ये सब का सब एक ही ऐप टाटा न्यू पर आपको देखने को मिलेगा। रवि, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर इसको बताया जा रहा है। जिस तरह की मार्केट है इस समय, हम देख रहे हैं कि अलग अलग ऐप्स मार्केट में हैं, कई कंपनियां लिस्टेड है, जोमैटो और पेटीएम जैसी, लेकिन ये सारी सुविधाएं अब टाटा न्यू के ऐप में देखने को मिलेगी। टाटा जैसा बड़ा ब्रांड इसके साथ जुड़ेगा। आप इससे पूरे एनवायरनमेंट को कैसे बदलते हुए देखते हैं और फिर जो लिस्टेड
एंटिटीज़ हैं, चाहे वो जैसा मैंने नाम लिया जोमेटो हो या फिर पेटीएम जैसी कंपनियां हो, उन पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ते देखते हैं इस नए डेवलपमेंट से? देखिए ओवरऑल टाटा स्ट्रक्चर के लिए ऑब्वियसली कि यहाँ पर काफी पॉजिटिव है सेंटिमेंट, और आप अगर इस समय देखें तो टाटा कम्युनिकेशन में वो बूम भी देखने को मिल रहा है, और शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से ये पूरा का पूरा एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर जनरेट करता हुआ नजर आएगा। और शायद जो कॉम्पिटिटर है, जैसे आपने जोमेटो की बात की, तो उनके लिए ऑब्वियसली कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफी बढ़ेगा, क्योंकि टाटा जिस तरीके से आते हैं और जो उनका कंज्यूमर सर्विस है उससे लोग काफी सेटिस्फाई हैं। तो अगर इस ऐप की बात की जाए और आपको कंप्लीट वन प्लेटफॉर्म सोल्यूशन मिलता है, तो ऑब्वियसली ये है कि कंज्यूमर के लिए भी हेल्पफुल है और इन्वेस्टर के लिए भी काफी पॉजिटिव है। और टाटा ग्रुप की चूंकि सर्विसेज को सभी लोगों के लिए नोन है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में टाटा ग्रुप को इसका काफी बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, टाटा ग्रुप को ज़ाहिर तौर पर फ़ायदा मिलेगा और कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त खबर है। जो है हर तरह की सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कंपनी कहते हैं टाटास को, हर तरह के बिजनेस में टाटा समूह मौजूद है और अब सारी वो सुविधाएं आपको इसी एक ऐप पर मिलेंगी। तो आपके फ़ोन में जो मल्टीपल ऐप्स होते हैं वो सब हटा दीजिए, सिर्फ टाटा न्यू डाउनलोड कीजिए। ये टाटा ग्रुप कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कि किस तरह से इसको जो है लोगों का समर्थन मिलता है, लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं, किस तरह ये काम करता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन लंबे समय से इंतजार था इसका और ये आज लॉन्च हो ही गया है। चलिए फोकस करेंगे कुछ और यहाँ पर स्पेसिफिक स्टॉक्स पर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा देवांग की जो बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स हैं वहाँ पर हम देख रहे थे आज कुछ रिकवरी की कोशिश हुई। बैंक इनफैक्ट इंडेक्स जो है निफ्टी वो कुछ समय तक पॉजिटिव टेरिटरी में भी था, लेकिन अंत में जाके फिर दबाव दिखाई दिया, फिर गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक हालांकि पॉजिटिव था, आज आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव था। ब्रॉडर ट्रेंड इस समय बैंकिंग स्पेस में कैसा है और इस समय आपकी अगर टॉप पिक पूछूं स्पेस से तो कौन सी होगी? देवांग आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओवरऑल हम बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग इंडेक्स में ओवरऑल हम देखा जाए, हम कंपेयर करें निफ्टी से तो वो स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स की बात करें 37,300 एक सपोर्ट जोन है, 38,200 एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे पीएसयू बैंक ने काफी एक अच्छा हमने एक बाइंग इंटरेस्ट देखा था, उसमें भी एसबीआई है। हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन कर रहा है, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो एसबीआई में खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 504 का। ऊपर की तरफ के जो लेवल है 525 530 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं एसबीआई में। ओके, तो एसबीआई में आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर बैंकिंग स्पेस हमने देखा काफ़ी फोकस में था। जैसा हमने आपको बताया आज रिकवरी दिखाई दी थी वहाँ पर, बाकी बाजार जब कमज़ोर थे, लेकिन वो रिकवरी बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाई। मौसम जो है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। हमने देखा इस बार 122 साल की जो रिकॉर्ड गर्मी है वो देखने को मिल रही है हमारे देश में। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? कौन से इस हॉट मौसम में कमाई वाले कूल शेयर हैं? ये बताने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एक शानदार रिपोर्ट लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक रिसर्च लेकर। डिम्पी बताइए, इस गर्म मौसम में कौन से कूल स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए फिलहाल? हॉट मौसम है, लेकिन इस बीच इसी हॉट मौसम में आप कूल शेयर्स आपके सामने लेके आए हैं और आप उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है और आप वो अलग अलग कैटेगरी में आपके सामने रख रहे हैं। यानी अगर आप गर्मी से जूझ रहे हैं तो आप चाहें तो वरुण बेवरेजेस का फ़ायदा ले सकते हैं, आप इनके प्रोडक्ट पिए ना पिए, लेकिन हाँ इस शेयर का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि पेप्सिको के जितने भी लिक्विड्स ब्रांड है ज़्यादातर उसकी फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेस के पास है। यूनाइटेड ब्रिवरीज, अगर आप बियर वाले सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए पसंदीदा शेयर हो सकता है। और टाटा कंज्यूमर्स जिसका हिमालय ब्रांड है, और साथ ही स्टारबक्स की अगर आप कोल्ड कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो टाटा कंज्यूमर्स आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, या फिर इसके बारे में सोच रहे हैं तो सोचिएगा कि टाटा कंज्यूमर्स के शेयर के अंदर भी कुछ मिल जाएगा। अगर आप ये बेवरेजेस नहीं पीना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा हेल्दी रहूँ और जूस पीना चाहते हैं, तो फिर डाबर और आईटीसी दो कैटेगरी और हैं जहाँ पे जूस सेगमेंट से करीब 53% मार्केट शेयर डाबर का है और आईटीसी का करीब 5% मार्केट शेयर है। लेकिन इसका बी नेचुरल ब्रांड है वो काफ़ी फेमस है और इसका करीब 5% मार्केट शेयर भी है। ये जूस वाली कैटेगरी है। अगर आप जूस नहीं पीना चाहते या फिर जूस से थोड़ा हट के ये जानना चाहते हैं कि जूस की पैकेजिंग में कौन कौन है, इसके बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं, तो आपको दिखेगा ऑरेंज बेवरेजेस जो बिस्लेरी पानी आप पीते हैं उसकी बॉटलिंग ये करता है। एएमडी इंडस्ट्रीज जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या लिकर ड्रिंक्स होते हैं उसके ऊपर जो ढक्कन लगता है टिपिकली यही बनाती है, और पेट जार्स भी यही बनाती है। हिंदुस्तान फूड्स भी एफएमसीजी के साथ एक अच्छे बिजनेस में आपको प्रोवाइड करती हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे। अगर आप
आइसक्रीम खाने की दिलचस्पी रखते हैं इसी हॉट गर्मी के अंदर, तो आपको वाडीलाल ज़रूर देखना चाहिए। इसका करीब 16% मार्केट शेयर है। और एक अरुण ब्रांड की आइसक्रीम, अगर आप सदर्न इंडिया में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत इसका नाम है, वो हैट्सुन एग्रो की है। इसके अलावा अगर आप कूलिंग वाली कंपनीज देख रहे हैं तो उसमें वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका 50% कूलर मार्केट में शेयर है। और इसी सेगमेंट्स में अगर आप लॉयड, वर्लपूल जैसी कंपनीज भी देखेंगे तो इनका भी मार्केट रेफ्रिजरेशन के अंदर काफ़ी अच्छा है। जॉनसन हिताची भी एसी और रेफ्रिजरेशन में काफ़ी अच्छा और करीब ही 15% मार्केट शेयर रखता है। तो ये वो सारी कंपनीज हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं कूलिंग सेगमेंट में। इसके अलावा ऑरेंट इलेक्ट्रिक, अगर आप एसी और कूलिंग वाली कंपनीज में ढूंढ रहे हैं तो ये होगा। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, अगर आप पाउडर वाली कैटेगरी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप ठंडा ठंडा कूल पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हो, इमामी का है। और इमामी का नवरत्न के साथ साथ डर्मिकूल ब्रांड भी अब इन्होंने खरीद लिया, 40% मार्केट शेयर है। और नाइसिल तो खैर सदियों से ही यूज़ होता रहा है गर्मियों के अंदर, घमौरियाँ हटाए नाइसिल लगाएं, ऐसा चलता है। और 34% मार्केट शेयर इसका है। ये कंपनी है जायडस वेलनेस। तो इस हॉट गर्मी में ये कूल शेयर्स हैं। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी दिलचस्प रिसर्च निकाल कर आए हैं। रवि, काफ़ी सारा रिसर्च इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं डिम्पी, और उन्होंने पूरी एक लिस्ट बना दी कि अगर आपको समर की थीम को शेयर बाजार के लिहाज से खेलना है तो अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। बॉटलिंग कंपनी है, आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, पाउडर्स हैं, एसी हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं। अब बहुत लंबा हो जाएगा ये अगर मैं आपसे हर एक पर बात पूछूंगा तो, लेकिन ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर एक स्पेसिफिक इस थीम को देखते हुए किसी एक स्पेसिफिक एरिया को आप चुनना चाहें तो वो कौन सा होगा, और आपके हिसाब से कौन से स्टॉक इस समय एक या दो जो है वो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आने वाले कुछ समय में? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूं आपके लिए, जिससे कि इजी होगा इन्वेस्टर को समझना। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एफएमसीजी सेक्टर क्लियर कट इससे एक इंडिकेशन दे रहा है जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो आपको पहला स्टॉक याद आता है हिंद यूनिलीवर, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, ज्योति लैब। और दूसरी तरफ है, अगर खास तौर से गर्मी से राहत पानी है तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक के स्टॉक्स का जो डिमांड है और जिसमें वोल्टास की जो परफॉर्मेंस है वो काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है सिर्फ आप ये 4 स्टॉक पे फोकस रखें, आपको जो है वो ठंडा ठंडा कूल तो फीलिंग होगा ही होगा, लेकिन आपके रिटर्न्स भी यहाँ पर जो है वो काफी हॉट रहेंगे। तो दोनों का वाइस वर्सा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन स्टॉक्स को फोकस कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, वोल्टास यहाँ पर हर किसी की पसंद दिखाई दे रही है। देवांग, आपने भी देखे वोल्टास के चार्ट्स, क्या कहते हैं फिलहाल यहाँ पर कितने रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए और कितने समय में? वोल्टास का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे लगता है कि 1390 के आसपास के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे जो सपोर्ट की बात करें 1270 के सपोर्ट जोन है वोल्टास के लिए। ओके, तो वो है वोल्टास पर टेक्निकल नज़रिया आपके लिए, जहाँ पर हमने जितने एक्सपर्ट से बात की है ज़्यादातर वोल्टास को पसंद करते हैं यहाँ पर। तो गर्मी के मौसम को अगर आप शेयर मार्केट में प्ले करना चाहते हैं तो वोल्टास पर फोकस कर सकते हैं। कल हालांकि बाजार के लिए भी और पूरी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा दिन है। आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी की जो बैठक चल रही है, आज दूसरा दिन निकल गया, कल क्रेडिट पॉलिसी आएगी। और क्या उम्मीद करनी चाहिए इस बार? गवर्नर शक्तिकांता दास साहब क्या पॉलिसी रेट में बदलाव करेंगे? ब्याज दरें बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी? इन सब मुद्दों पर मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा एक ईटीना स्वदेश का स्पेशल पोल लेकर आए हैं आपके लिए। अंकुर, बताइए क्या निकला इस पोल में? जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वर्डिक्ट थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन उससे पहले हमने एक पोल किया ये जानने के लिए कि आखिर क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं पॉलिसी से। जो पहला सवाल हमने पूछा वो पूछा कि क्या रेपो रेट में कटौती होगी, तो 100% रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि कोई बदलाव नहीं होगा। जो दूसरा सवाल था वो था रिवर्स रेपो रेट को लेकर, वहाँ पर थोड़ा सा बटी हुई राय है, लेकिन 90% मानते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा और 10% का मानना है कि इस बार थोड़ी बढ़त संभव है। जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल था वो आरबीआई के रुख को लेकर, तो उसमें 80% रिस्पोंडेंट्स का कहना था कि अकोमोडेटिव स्टांस जारी रहेगा, हालांकि 20% का मानना है कि इस बार न्यूट्रल स्टांस में आरबीआई शिफ्ट कर सकता है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए इस बार? जो लगातार 11वीं बार कोई भी जो पॉलिसी रेट है उसमें बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकोमोडेटिव रुख भी बरकरार रहने की पूरी तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कुछ लोग मानते हैं कि इस बार जो स्टांस है वो शिफ्ट होगा। कुछ इकोनॉमिस्ट को रिवर्स
रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त की उम्मीद है, लेकिन देखना ये होगा कि आरबीआई ये कदम उठाता है या नहीं। बॉन्ड मार्केट के लिए भी ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बार बार गवर्नर जी ने कहा है कि हम जो इवोल्यूशन ऑफ यील्ड कर्व है उसको एकदम फ्लैट करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर हम आर्थिक रिकवरी और महंगाई दर पर कमेंट्री की बात करें तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि अभी ओमाइक्रोन का इम्पैक्ट कुछ फेड आउट होने लगा है। तो उसके बाद क्या जीडीपी के अनुमान में कोई बदलाव होगा, ये इस बार के आरबीआई की पॉलिसी में देखना होगा। साथ ही साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर आरबीआई क्या कदम उठाता है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार की पॉलिसी में। और रेगुलेशन और पॉलिसी को लेकर क्या कमेंट्री आती है, क्या कोई रेगुलेशंस में बदलाव आता है इस बार बैंकों के लिए, क्या और कोई अनाउंसमेंट आते हैं, ये इस बार की आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी देखने लायक होगी। बिल्कुल, तो कल आएगी आरबीआई की पॉलिसी और इटिना स्वदेश पर पूरा पैनल तैयार होगा सुबह 9:45 बजे से। चलिए, वक्त हो गया है शो में ये जानने का कि हमारे मेहमान कौन से आइडियाज लेकर आए हैं आज आपके लिए। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। रवि, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। इस माहौल में जब बाजार में हम देख रहे हैं कि 1-2 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स पर फिलहाल बेट करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, अभी हमारी चर्चा हो ही रही थी एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर से ये 2 सेक्टर थोड़े पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा सा नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा, तो उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। इस समय 23 के पीई पे चल रहा है, 64,650 करोड़ का करीब मार्केट कैप है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ है, तो अब अट्रैक्शन लेवल पे है। पैन इंडिया इस प्रोडक्ट की प्रेजेंस है, तो उसका फायदा आप देखने को मिलेगा। और अपसाइड में 380 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 6 महीने के अंदर। और अभी जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें भी इस स्टॉक को लेके चलते हैं, तो 335 का टारगेट आपको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक, जैसे स्वामी जी हमने चर्चा करी थी एफएमसीजी सेक्टर से, तो ज्योति लैब यहाँ पर आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड टारगेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म पे यानी 6 महीने के हिसाब से 180 रुपए और इमीडिएट बेसिस पे 162 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स इसके फंडामेंटल काफी जो है वो अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको अच्छी परफॉर्मेंस कल की तैयारी में भी दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म पे भी दे सकते हैं। बिल्कुल रवि, फंडामेंटल्स के अलावा टेक्निकल्स भी देखते हैं और इसीलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू आपके लिए लेकर आए हैं। अंबुजा सीमेंट्स, ज्योति लैब, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर उनका फोकस है। देवांग, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग आइडियाज? यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा सीमेंट्स में। सीमेंट्स का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी बुलिश स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आज भी हमने देखा था एक ब्रेकआउट देखने मिला था स्टॉक के अंदर, तो सीमेंट्स बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 2415 का, टारगेट है 2554। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। ओवरऑल हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर में काफी अच्छी बाइंग देखा गया है फार्मा सेक्टर के अंदर, उसमें भी सिप्ला है जहाँ पे हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो काफी बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर है। यस, डेफिनेटली सम कंसोलिडेशन देखने मिला है स्टॉक के अंदर, बट ये बुलिश रिवर्सल भी देखने मिला है। तो सिप्ला खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 1012 का एंड टारगेट है 1074। ओके, सिप्ला और सीमेंस, ये 2 स्टॉक हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये 2 आइडियाज़ यहाँ पर देवांग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और देवांग, आज चर्चा में शामिल होकर हमें अपने आइडियाज़ भी देने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। लेंगे एक ब्रेक यहाँ पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए।